पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, भारत के अंदर से ही गवाही आ गई। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पहलगाम हमला भारतीय दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। आखिर भारतीय हुकूमत क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने हमलावरों के पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावर दरअसल भारतीय हैं, भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। कांग्रेस रहनुमा के बयान पर बीजेपी का शदीद एहतजाज। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं, भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान का पहलगाम वाक़े से मुतालिक चिदंबरम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि उनका बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है, वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी, भारत सिर्फ इल्जामात की रविश पर बरकरार है। SCO इजलास में भारत की तन्हाई इसके झूठे बयानिए की नाकामी है, ये कहा गया नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान की जानिब से, जिन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा एक एनकाउंटर शुरू कर दिए। भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा है, ये बेनकाब हो चुका है। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, इंडिया की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फेक इनकाउंटर हैं, ये इसकी पुरानी रवायत है और हमेशा से भारत ने यही हथकंडे इस्तेमाल किए कि जब भी इसको सियासी तौर पर, अंदरूनी सियासी तौर पर किसी नाकामी का सामना करना पड़ता है तो ये फेक काउंटर जो हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। अब भी भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इस मजमूम फौजी मंसूबे का नया ऑपरेशन जो है ऑपरेशन महादेव के नाम से शुरू किया है और इस ऑपरेशन के दौरान जो गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानी हैं, इनको फेक अकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा जो है वो बेनकाब हुआ है। और ऑपरेशन महादेव का मकसद भी सिर्फ यही है कि मौजूदा कश्मीर में जो बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी है उसको कुचला जाए, बल्कि अंदरूनी मुल्क जो सियासी साख है उसको बहाल करने की भी कोशिश की जा रही है। और भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि एक ऐसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की जो खिफत है वो मिटाई जा सके। इस हवाले से हमेशा माजी में भी भारत ऐसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इनकाउंटर जो है वो शुरू करता रहा है और इसी में मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे गिरफ्तार हैं उनको मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है, उनको इस्तेमाल करके ऐसे मंसूबे जो हैं वो मंजर आम पर लाए जाते हैं। और अब ये फिर एक मरतबा ये मंसूबा बेनकाब हुआ है कि एक नया ऑपरेशन जो है शुरू किया जिसमें पाकिस्तानियों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके फेक इनकाउंटर जो है वो किए जा रहे हैं। जी अच्छा खालिद, हमने देखा पहले भी खिफत में लाने के लिए भारत ने झूठ का सहारा लिया और हमेशा ही इसका जो झूठ है बेनकाब हुआ। पहले भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ और इसमें फ़ायदा यकीनी तौर पर पाकिस्तान का होता है और भारत झूठा हमेशा से दुनिया के सामने भी बेनकाब हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, ख़ास तौर पर जो अभी मालूमात सामने आई इस हवाले से? जी देखिए, जी 24 अप्रैल को भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो शहरी जो थे मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन, ये गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे और भारतीय फौज ने इन दोनों जो नौजवान थे इनको इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। लिहाजा ये मंसूबा जो है ये पुराना भारत का हथकंडे है कि भारत ने हमेशा ऐसे मंसूबे बनाए जिसमें जो है वो फेक इनकाउंटर करते हैं और ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं जिसका सारा इल्जाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में जो कैद अफराद हैं इनको मारने के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो सरहद पार दहशतगर्द उनको करार दिया जा रहा है और वहाँ पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं और इन लोगों को ना तो किसी अदालत में पेश किया जाता है, ना ही किसी कानून के कटहरे में लाया जाता है, सिर्फ उनको जेलों से निकाल के जो है वो इनको हलाक कर दिया जाता है। 29 और 30 अप्रैल को जो DGI ICPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें भी 723 पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं उनको बाहर निकालने का इंकशाफ हुआ था कि इंडियन फोर्सेज जो हैं उनको बाहर निकाल कर इनकाउंटर कर रही हैं। लिहाजा ये एक पुराना मंसूबा है इंडिया का, जब भी उसको किसी खिफत का सामना करना पड़ता है तो ऐसे जाली जो इनकाउंटर है वो बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद ऑप्शन इस हवाले से मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने ये मामला 12 जो UN लेवल पर भी उठाया कि मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो है इंडिया की जेलों में बंद हैं और उनको फौरी रहा किया जाए। और हर साल जो फरिश्तों का तबादला होता है उसमें भी पाकिस्तान बार बार ये मुतालबा करता है कि इंडिया की जेलों में बहुत सारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो महज कारोबार की नीयत से इंडिया गए थे और वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर दिए गए। लिहाजा पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश है कि जेलों में जो बंद लोग हैं इनका
इनके अदाद-ओ-शुमार जो है पूरी दुनिया के सामने शेयर किए जाएं, और यही ऑप्शन है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ये मामला दोबारा UN लेवल पे उठाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसील आगाह किया। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक से पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया। कंबोडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुज़ाकरात अच्छे रहे। झड़पों के दौरान 3 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए हैं, तो बिल आखिर अब थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बताया गया, अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक से पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया है। वेलकम बैक। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का नई मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा। SM तनवीर का कहना है कि ये इक़दाम मुल्क की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा। ये इक़दाम मुल्क की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा, ये कहा गया SM तनवीर की जानिब से। और उनकी जानिब से फिर ये भी बताया गया कि मुल्क में मौशी बहाली के लिए जारिहाना पॉलिसीज़ की अशद ज़रूरत है। जी हाँ, SM तनवीर की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए शरह सूद 6% तक की जाए। SM तनवीर की जानिब से ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक जुर्रतमंदाना इक़दाम करे। हुकूमत को 3.5 ट्रिलियन की बचत होगी। कारोबारी बरादरी बैंक के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। SM तनवीर की जानिब से ये कहा गया। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। लाहौर में फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब, शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 मुकर्रर कर दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज होगा। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक किए गए माहिदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टल्स को लगाम डालने का मुतालिबा। कहा, चीनी की कीमतें नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें बाराबर करना है तो ब्लैकमेलर्स कितने भी ताकतवर हैं। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी की कीमतों में दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है, जानते हैं नईम असगर से। जी नईम असगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और यहाँ पर एक किराना स्टोर पर हम आए हैं चीनी के हवाले से नाज़रीन को बताने के लिए। चीनी की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के ज़्यादातर स्टोर्स पर चीनी मिल ही नहीं रही। हम जिस इस वक्त किराना स्टोर पर मौजूद हैं, इनका भी ये कहना है कि चीनी नहीं है। और चीनी क्यों नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमें चीनी महंगी मिल रही है, और हम अगर महंगी मिल रही है तो गवर्नमेंट रेट पर हम किस तरह बेच सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जानने के लिए इस्लामाबाद के एक शहरी से बात करते हैं। ये लोग महंगी खरीद के सस्ती बेच रहे हैं, तो अब इसमें जाम शहरी क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल they have to control the district administration to control the big guns in respect of the prices if they have wish to control the prices। चीनी तो हमारे पास है ही नहीं भाईजान, आज 4-5 दिन हो गए चीनी बिल्कुल भी नहीं है और चीनी बाजार से मिल भी नहीं रही। 180 रुपये ला के मैं 172 कैसे बेचूं, मेरे को तो नहीं समझ आती। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो होती है, रियासत जो होती है, वो माँ होती है, और माँ को जो गरीब लोग होते हैं, जो बेसहारा होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी आपको लिए चलेंगे ततार और इस वक्त खिताब कर रहे हैं। His credentials as a man of the people, as an very effective administrator, as somebody who believes in good governance. During his tenure as the mayor of Istanbul, and that was something which people look up to. His tenure as the mayor of Istanbul is seen as the golden era of Istanbul. Now you must realize that Istanbul is a city of civilizations, where civilizations converge. It is a city which is at the cusp of that. Istanbul is a city of civilizations, where civilizations converge. It is a city which is at the cusp of Europe and Asia. So I think what a great legacy he has left, that as mayor of Istanbul he established himself and proved to the people that somebody who has risen up from the grassroots level can not only deliver but has a better connection, a heart-to-heart connection with the people of his country, the people of his land. Recep Tayyip Erdogan, His Excellency the President, has been a great friend to Pakistan. And Pak-Turk friendship has really flourished during his tenure. We've seen
development projects, more collaboration, people-to-people exchanges take place in a much more effective manner. And when our Prime Minister Shehbaz Sharif was the Chief Minister in Punjab, we saw that with Turkish collaboration, many public utility projects came up, like the mass transit project of Lahore, the metro bus, like the waste management system of Lahore, to name a few. And I think the heart-to-heart connection of the people of Pakistan with the people of Turkey has a very historical background. Because Pakistan had not come into existence when the Muslims of the subcontinent established contact with their brothers of Turkey. The Khilafat movement being a living testament to this fact that we were a minority before the creation of Pakistan, before 1947, but we felt the pain of our brothers and sisters in Turkey. And we contributed towards their efforts, toward their cause. And this is something that has been passed on to us through the generations because it was our ancestors who played their part in the Khilafat movement. So you see, it's a friendship, a bond between people which knows no boundaries, which has been established way before boundaries were established. So I think this historical perspective, this historical background, and I will not take much of your time, I'll be very brief. This historical perspective has been manifested further, and we can see a practical manifestation of this friendship through our respective leaderships. And I must also appreciate that during the recent conflict with India, the way our Turkish brothers and sisters celebrated Pakistan's victory on the streets of Istanbul, on the streets of Ankara, I think that is something which is truly reflective of our friendship. And the historical background being taken to the future, where 3-4 generations down the line, we are able to connect to each other. We are able to be there for one another in natural calamities, in earthquakes, in floods, to support one another, and to be happy in each other's victory, and to celebrate the other's victory as one's own victory. So I think these are a few things that have very, very positively contributed towards this friendship. And His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, as a world leader, as a leader of the Muslim Ummah, I think his work speaks for itself. In any conflict, whenever there's a refugee crisis, and we can relate to the refugee crisis because the creation of Pakistan itself had an influx of refugees. And people opened up their homes, people opened up their hearts for these people. And we always see whenever there's a conflict, direct orders are passed by His Excellency the President to give refuge to the refugees and to open up the borders for the refugees. So I think this is something which really deserves appreciation, to feel the pain of the less privileged in society, to feel the pain of people who are under duress, under coercion, people who are faced with conflicts. So I think over the years, we've seen Turkey playing its role at the international level under the dynamic leadership of President Recep Tayyip Erdogan when it comes to global issues, when it comes to issues of the Muslim world, of the Muslim countries. So I think this book is a great tribute